तो एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। अगर कोई हमारे रामजी लाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में राणा सांगा की जयंती पर अलर्ट जारी किया गया है। रामजी लाल सुमन जी के साथ कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामजी लाल सुमन से मुलाकात करने के लिए आगरा में उनके आवास पर पहुंचने वाले हैं। मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश में आज फिर से आगरा में तनाव का माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब खुलेआम जाति का संरक्षण उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बीते दिनों उन्होंने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दिया जिसको राज्यसभा की प्रोसीडिंग से हटा दिया गया, और वो बयान ऐसा था कि बाबर और राणा सांगा इन दोनों के बीच क्या कोई युद्ध के पहले बातचीत हुई, संवाद हुआ, उनको किसने बुलाया, किसके बुलाने पर कौन आया, और इसको लेकर के जो डिबेट थी आज तक अब उस डिबेट पर कोई बात नहीं कर रहा, ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई बात नहीं कर रहा। खुलेआम इस देश में धमकी देने की कोशिश कि अब हम आ रहे हैं हमला करने, अब हम आ रहे हैं आपके ऊपर अपने अपमान का बदला लेने। उत्तर प्रदेश सरकार है बीजेपी की, जिसका दावा है कि कानून व्यवस्था का राज है, अपराधी खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। उत्तर प्रदेश के पुलिस से लेकर के मुख्यमंत्री ऐसे बयान देते हैं जैसे कि अब गुंडाई नहीं उत्तर प्रदेश में हो सकती, अपराध नहीं किया जा सकता, उत्तर प्रदेश में सब कुछ शांतिमय है। बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लेकिन दंगाई और दंगाई के आका परेशान है। और उसी उत्तर प्रदेश के आगरा में खुलेआम इस बात का बयान दिया जा रहा है कि हम रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला करेंगे। तू माफी नहीं मांगेगा तो माफी छोड़, ऐसा इलाज बांध दूंगा ना तेरा 12 तारीख को कि तू याद करेगा, और जो इसका समर्थन कर रहे हैं जो नेता, उनका भी इलाज पक्का बांध देंगे, 1,00,000% बांध देंगे। कोई साला बच के नहीं निकलेगा यहाँ से, सबके सब की खाल उतारेंगे। बयान इतने ही नहीं दिए जा रहे, अखिलेश यादव के खिलाफ इतने आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश के किसी भी सामान्य नागरिक को यह तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों अखिलेश यादव ने कहा कि यह करणी सेना नहीं, ये हिटलर के ट्रूपर्स जैसी सत्ता प्रायोजित सेना है। और ये सेना में ना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। आप इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से ऑब्जर्व करिए, एक एक चीज पर नजर रखिए, शुरुआत से आज तक नजर रखिए। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, पूरे आगरा में एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या होने वाला है। पुलिस की वीडियोस आ रहे हैं कि लाठी मंगाई गई है नई नई, दंगा नियंत्रण की ट्रेनिंग दी जा रही है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, पुलिस नियंत्रण कर रही है, पुलिस कह रही है कि कोई कानून व्यवस्था को तोड़ेगा तो हम बख्शेंगे नहीं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, हम रामजी लाल सुमन को ये करेंगे, हम रामजी लाल सुमन को वो करेंगे, हम माफी मंगवाएंगे, हम मारेंगे। एक एक
चीज को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। रामजीलाल सुमन ने बयान दिया, इस बयान पर कितनी चर्चा गंभीरता से आपको सुनने को मिली। मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं, विस्तार से ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बताया है, एक एक प्रमाण देकर बताया कि पृथ्वीराज चौहान का खिलाफ गद्दारी करने वाला राजा जयसिंह कौन था, जो मोहम्मद गोरी का साथ दे रहा था। बाबर को बुलाने में राणा सांगा ने दूत भेजा कि नहीं, इसके इतिहास में प्रमाण है कि नहीं। आपने कितनी बार टेलीविजन चैनलों पर या उन संगठनों को इस पर बौद्धिक विमर्श करते सुना। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, वो तो अखिलेश यादव ने नहीं लिखी। और वो भारत एक खोज जो सीरियल बना, वो सीरियल रामजीलाल सुमन के कहने पर तो बना नहीं। रामजीलाल सुमन के कहने पर उस सीरियल का यह दृश्य तो नहीं दिखाया गया जिसमें खुद राणा सांगा बाबर को लेकर के क्या बोल रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। इब्राहिम लोधी ने अमीरा पे भरोसा नहीं किया जा सके। इन बात से मैं काबुल में बादशाह बाबर के पास संधि प्रस्ताव भेजो है। पर राणा जी, लोग कहवे है कि उनकी नजर पूरे हिंदुस्तान पे, अड़ी हालत में उन्हें निमंत्रण देने का बुद्धिमत्ता होवेली। अज्जा जी, आपने यह भूलना नहीं चाहे कि वह एक मुगल है और वारी रुचि बस लूट मार में है। बाने लूट मार को माल ले जान दो, माने तो बस दिल्ली न आगरा चाहे बस। पर हुक्म, जदे वो दिल्ली में ही रुकी गया तो कहीं बात करो हो उदय सिंह जी। चंगेज खां रुक्यो, तैमूर रुक्यो, अरे ये सब तो लुटेरा है, लुटेरा। मैं बाबर के पास प्रस्ताव भेजो है कि जो दिल्ली पर आक्रमण करेगो तो मैं तुरंत आगरा पे धावा बोल दे वाला। आप सही फरमाओ राणा साहब, ये उठो ने सिंहासन माथे बिराजो। क्या इतिहास की उन किताबों पर कभी आपने चर्चा सुनी कि दूत भेजा गया कि नहीं? एक राजा कूटनीतिक चाल तो चलेगा ना। अगर दिल्ली पर राज करना है तो तीसरे राजा की मदद लेकर के उसको हराओ, फिर उससे भी लड़ लो। और ऐसा इतिहास में जाने कितनी बार हुआ। अगर राणा सांगा केवल राजपूतों की लड़ाई लड़ रहे थे तो क्या राणा सांगा ने अपने जीवन में कोई युद्ध राजपूतों के खिलाफ नहीं लड़ा? अगर राणा सांगा भारत देश की लड़ाई लड़ रहे थे, राष्ट्र की बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या मेवाड़ की लड़ाई इसी देश के बाकी राज्यों के साथ, उन राजाओं के साथ नहीं हुई? इस पर कभी आपने ठहर कर बातचीत सुनी क्या? इस पर आपने कोई विमर्श नहीं सुना। किसी को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि इतिहास में प्रमाण क्या है। अगर संदेह पैदा हो रहा है तो इतिहास गलत तो नहीं हो जाएगा? इतिहास के प्रामाणिकता पर बात नहीं हो रही। एक बयान को उत्तेजना फैलाने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए, बदला लेने की बात कहते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हकीकत की बानगी पेश की जा रही है। एक तो यह बहुत गंभीर पहलू है। हालांकि मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, अब पूरे देश में इस तरह की बात अब किसी मुद्दे पर नहीं होती। क्या आपने कभी देखा कि ज्योतिबा फूले पर फिल्म बन रही है और वो हिस्सा काटने को कहा जा रहा है कि ब्राह्मण उसका विरोध कर रहे थे कि नहीं? सावित्रीबाई फूले पर पत्थर मैला फेंकने वाले कौन लोग थे? उन्हें स्कूल चलाने से रोकने वाले कौन लोग थे? हालांकि यह भी सच है, उस फिल्म में यह भी दिखाया गया कि कुछ ब्राह्मण ज्योतिबा फूले की मदद भी कर रहे थे। लेकिन आप ये इतिहास नहीं दिखा सकते कि ज्योतिबा फूले का विरोध करने वाले कौन थे, ज्योतिबा फूले के खिलाफ किताब लिखने वाले कौन थे, ज्योतिबा फूले की किताबों में क्या लिखा है। उससे आज उनकी भावना आहत हो जाएगी जो सरकार और शासन को अपनी जाति और अपनी सामंती ठसक की मानते हैं। गाड़ियों का काफिला निकालेंगे, धमकी भरे वीडियोस बनाएंगे, खुलेआम चेतावनी देंगे, कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाएंगे। क्या यह संभव है कि इस देश में अब कोई बौद्धिक विमर्श की गुंजाइश भी बची है? इसलिए यह केवल राणा सांगा और बाबर प्रकरण पर नहीं हो रहा है कि अब बातचीत नहीं होगी, बदला लिया जाएगा। क्योंकि बदला लेने की प्रायोजित राजनीति
बीजेपी और आरएसएस पूरे देश में कर रही है। और पूरे देश में वो 300 साल पुराना बदला लेना है, 500 साल पुराना बदला लेना है, और एक कॉमन सेंस में ये भरा जा रहा है कि आपके पुरखों का अपमान कैसा है, पुरखे कौन है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है, हिंदू का मतलब क्या है, और उसके बाद एक उत्तेजक भीड़ तैयार की जाएगी। और उत्तेजक भीड़ को कुछ प्रायोजित नेता, कुछ प्रायोजित संगठन उत्तेजना भड़काने के लिए काम करते हैं। अगर ये बात गलत है मेरी, तो राणा सांगा पर बयान देने के बाद एक भी मुकदमा रामजी लाल सुमन जी पर हुआ क्या? थोड़ा कानूनी लड़ाई लड़ते, किताबों के, प्रमाणों के, ऐतिहासिक संदर्भों के साथ दोनों पक्ष खड़े हो जाते। बात नहीं होगी। बदला लेने के लिए कोई जीभ काटेगा, कोई गला काटेगा, कोई गोली मारेगा, कोई घर पर हमला कर देगा, और सारे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। अब इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जैसे नेता को खुलेआम अपमानित करवाया जा रहा है। अब इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसको समझिए। उत्तर प्रदेश में सरकार में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यानी अजय सिंह बिष्ट, जो उनका पूरा नाम है। और लगातार उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपनी जाति यानी ठाकुर, छत्री, एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला भी था कि हाँ, मुझे गर्व है कि मैं छत्री बिरादरी से आता हूं जिसमें भगवान भी पैदा हुए। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं। कभी किसी ने इस देश में योगी आदित्यनाथ जी को यह जवाब दिया कि हर एक जाति को अपनी जाति में पैदा होने का गर्व होता है, किसी को शर्म नहीं आती? हां, इस देश की जाति व्यवस्था को बनाया कुछ ऐसे गया कि कुछ जातियों को लगता है कि गर्व के लिए केवल उनकी जातियां हैं, बाकी शर्म के लिए हैं, इसलिए उनके खिलाफ गाली बना दो, उनको अपमानित कर दो, उनको जलील कर दो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू होने के बाद इस देश में जाति के नाम पर शर्म करता कोई नहीं है, भले ही उनकी जाति में कोई भगवान पैदा हुए या इंसान पैदा हुए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जितना कुछ राजनीति कर रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर यहां ठहर कर इसका दूसरा पक्ष समझें। उसी जाति से तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आते थे, उसी जाति से चंद्रशेखर भी आते थे, उसी जाति से अर्जुन सिंह भी आते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे नेता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, समाजवादी ट्रेनिंग से निकले थे, कांग्रेस के पुराने नेता थे, बाद के दिनों में संयुक्त मोर्चा में चले गए। देश के प्रधानमंत्री बनने के पहले जब इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो कहा जाता था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वही विश्वनाथ प्रताप सिंह शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, मान्यवर कांशी राम, ऐसे तमाम नेताओं के प्रभाव, कोशिशों के चलते जिस दिन मंडल की एक सिफारिश लागू कर देते हैं, उसी राजपूत समुदाय ने गालियां दी विश्वनाथ प्रताप सिंह को। और आज देश का दलित पिछड़ा विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना वैचारिक नायक मानता है। यह विचारधारा का फर्क है। इसलिए समाजवादी खेमे का कोई भी व्यक्ति विश्वनाथ प्रताप सिंह का विरोधी कैसे हो सकता है, अर्जुन सिंह का विरोधी कैसे हो सकता है, मोहन सिंह का विरोधी कैसे हो सकता है, चंद्रशेखर का विरोधी। इसका मतलब ये कि अब उस जाति को उस दिशा में बीजेपी आरएसएस ले जा रही है ताकि वो सामंती ठसक वापस आ जाए जिसमें दलित सांसद को आप कुछ भी अपमानित करके कह दें। क्या इस देश में गांधी को गाली नहीं दी गई, अंबेडकर को गाली नहीं दी गई? गोली मारने गांधी के हत्यारे खुलेआम घूमते हैं, उसका बदला कौन लेगा? कल्पना करिए कि बदला लेने की प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है। लेकिन देश में इसे रोके कौन? इस देश के दलित, पिछड़े,
संविधान को मानते हैं। रामजी लाल सुमन संवैधानिक समाजवादी सामाजिक न्याय की परंपरा से निकले एक नेता हैं। इतना आसान हो गया कि उनके घर पर हमला करने की तैयारी करो। पुलिस पहले क्या कर रही थी? पुलिस बढ़ावा क्यों दे रही? कितने उन लोगों पर कार्रवाई हुई जितने लोग खुलेआम सार्वजनिक तौर पर उत्तेजना फैला रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कल्पना करिए कि अगर दूसरे तरफ से भी ऐसी कुछ प्रतिक्रिया आने लगे तो क्या होगा। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाए जाते हैं कि बिहार में देखिए राजपूत समाज अब जाग गया, यूपी में भी जाग गया, आगरा में भी जाग गया, राजस्थान में भी जाग गया, सब जगह जाग गया। और दूसरे को आप उकसा रहे हैं। अगर कोई बात है तो कानूनी लड़ाई होनी चाहिए। संविधान के भीतर सबको अपना सम्मान और स्वाभिमान बचाने और कायम रखने का हक है। उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर उत्तेजना फैलने दे रही है ताकि समाज में एक दंगा का माहौल बन जाए। हम गुजारिश करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इसे तत्काल रोका जाए। इस राजनीति से आपको फायदा नहीं होने वाला। इस राजनीति का जवाब हो सकता है कि पीडीए एकजुट होकर चुनाव में वोट से जरूर आपको दे देगा। और रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा है पीडीए। अखिलेश यादव के खिलाफ अब वही लोग हो गए। ये वही लोग हैं जो अखिलेश यादव का घर गंगाजल से धुलवा रहे थे। आज तक किसी ने उसके खिलाफ आंदोलन किया क्या कि समाज में सौहार्द है और यादव का घर क्यों धुलवाया जा रहा है? कितने हिंदू संगठन आए, कितने राष्ट्रभक्त लोग आए कि यादव भी हिंदू है, इसका घर गंगाजल से क्यों धुलवाया? मंदिर जाने पर अखिलेश यादव के गंगाजल से क्यों धुलवाया? कितने हिंदू संगठन आए? इसका मतलब ये कि जाति सबसे बड़ी सच्चाई है। इसका मतलब ये कि अखिलेश यादव को गाली दो, मारने की धमकी दो, मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। इसका मतलब यह है कि यह राजनीति कुछ और है। इसीलिए अखिलेश यादव ने घोषित कर दिया कि वो अपने सांसद के घर जाएंगे और साफ उन्होंने अपना स्टैंड रखा है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि राज्यसभा की कार्रवाई से वो बातें खत्म कर दी गई। इतिहास के पन्नों को ऐसे मत पलटो जिससे विवाद खड़ा हो। अपने मुताबिक तो बात तुम्हें अच्छी लगती है और जो तुम्हारे मुताबिक नहीं होते उसका तुम विरोध करते हो। ये खतरनाक है और इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब आज देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है। कोई भी जाति अब उतनी ताकतवर नहीं बची कि जो किसी भी दूसरी जाति के नाम पर कुछ भी कर ले। और कोई भी जाति आज की तारीख में इतनी कमजोर नहीं है। सबको बाबा साहब के संविधान ने स्वाभिमान दिया, अभिमान दिया और अवसर और अधिकार दिया है। अच्छा हो कि देश संविधान से चले। अच्छा हो कि यह हिंसा उत्तेजना खत्म हो। शिक्षा पर बात हो, रोजगार पर बात हो, मेहनत और ईमानदारी से सब अपनी रोजी रोटी कमाएं। लेकिन सरकार ये नहीं होने देना चाहती, इसलिए इस दिशा में देश को, प्रदेश को झोंक रही है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लोगों तक पहुंचाइएगा। कुछ बातें कहना जरूरी होता है ताकि आने वाले कल कहीं देर न हो जाए। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तलवार से बदले नहीं लिए जा सकते। कलम से, मोहब्बत से, प्रेम से, संवाद से अच्छा कल बनेगा। ये सेनाओं को भी समझना होगा और पीडीए समाज भी ये सब देख रहा है, समझ रहा है। बाकी समझदार को इशारा काफी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।